हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी और आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। अब एक बार इस टर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन की ग्रोथ कब होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन करेगी, यानी कि पॉपुलेशन के वो मेंबर्स जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में हैं, अगर वो मेंबर्स रिप्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी ना। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ होती है बाय रिप्रोडक्शन। बाय रिप्रोडक्शन ये मेजर फैक्टर है ग्रोथ के लिए। देखो, माइग्रेशन से या डेथ से ग्रोथ पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना रिप्रोडक्शन से पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन ग्रो करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, तो उसमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा। ज़्यादा माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा डेथ हो गई तो उल्टा पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। सो बेटर वे क्या है कि रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ करती है रिप्रोडक्शन की वजह से। अब क्योंकि यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो टेंडेंसी होती ही है रिप्रोडक्शन की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन होगा। अब बात यह आती है कि ये पॉपुलेशन किस टाइप से रिप्रोडक्शन करती है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि किसी भी स्पीसीज के जो करेक्टर्स होते हैं वो करेक्टर्स उस स्पीसीज के लिए नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करता है। कोई स्पीसीज अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, तो नेचर ने उसको कैसे बनाया है रिप्रोडक्शन करने के लिए उस पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द टेंडेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दस every population has the tendency to grow in nature. There are two types of growth. There are two types of growth. अब हम एक एक करके समझेंगे। दो टाइप की ग्रोथ होती है। कौन कौन सी ग्रोथ होती है? नंबर 1, एक को हम कहेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ। नाम से समझ में आ रहा है, अनलिमिटेड है। दूसरी जो ग्रोथ है उसे हम कहेंगे लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ, ओके। अब इसमें क्या है, जैसे ये ग्रोथ है अनलिमिटेड, इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा। ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा सकते हैं, यानी कि अपनी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ को वो इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि वो अपने बायोटिक पोटेंशियल को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही तो होता होगा ना, तभी तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की ग्रोथ उन ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हों, स्पेशली रिप्रोडक्शन में अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट। सो इट अकर्स अंडर अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट। ये बात तय हो गई कि ये अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होती है। लिमिटेड ग्रोथ, अगर हम बात करें लिमिटेड ग्रोथ की, तो नाम से दिख रहा है कि ग्रोथ लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फास्ट नहीं है। इसलिए ये तो वही कर पाएंगे जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बायोटिक पोटेंशियल पूरी इस्तेमाल ना कर पाते हो रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये कौन से एनवायरनमेंट में होगी? दोज ऑर्गेनिजम्स हु यूटिलाइज द सैचुरेटेड एनवायरनमेंट फॉर रिप्रोडक्शन।
तो ये सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर होती है और ये अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ होती है, ये अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स। और इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए। टाइप नंबर 1, इसका पहला टाइप है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। और इसका दूसरा टाइप है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक चीज यहां पर, ये जो लिमिटेड ग्रोथ है ये एक ही टाइप की होती है, ओनली ऑफ 1 टाइप। और ये जो ग्रोथ होती है इसको कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब हमारे सामने ओवरऑल 3 टाइप की ग्रोथ है। एक ग्रोथ है जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक ग्रोथ है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये 3 टाइप की ग्रोथ हो गई। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि आखिर कौन सी वाली ग्रोथ है वो कैसे हो पाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ की। यहां एक बार इंट्रोडक्शन के लिए हम एक चीज कहेंगे कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो केवल एक ही सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई जब उनका सीजन आएगा तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे और जब उनका सीजन नहीं आएगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, यानी कि वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ में सीजनल ब्रीडर्स जब भी उनका सीजन आता है बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। और दूसरे वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जियोमेट्रिक ग्रोथ कैलकुलेट की जाती है। तो हम ये लिखेंगे कि दिस इज फॉर सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो होती है फॉर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये है फॉर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। एक चीज। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक ही टाइप की ग्रोथ है, तो चाहे वो सीजनल ग्रोथ हो, सीजनल ब्रीडर हो या वो कंटिन्यूअस ब्रीडर हो, वो कम ही रिप्रोडक्शन करेंगे। सो इट इज फॉर सीजनल एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो वो सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर दोनों के लिए एक जैसी ही होती है, मतलब एक ही ग्रोथ होती है इनमें। तो नाउ अगर हम इस टाइप की ग्रोथ की बात करें तो इस टाइप की ग्रोथ के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप की ग्रोथ जो होती है एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक इन द सेंस कि जब बहुत सारा रिप्रोडक्शन होगा तो प्रोजेनी बहुत ज़्यादा होंगे, उनके पेरेंट्स मर जाएंगे। जब उनके पेरेंट्स मर जाएंगे तो उनके जो प्रोजेनीज होंगे उनकी पेरेंटल केयर करने वाला कोई नहीं होगा, और जो पेरेंटल केयर करने वाला कोई नहीं होगा तो उस केस में बहुत सारे प्रोजेनी भी मर जाएंगे। अब प्रोजेनी कितने मरेंगे कितने बचेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जो प्रोजेनीज बचेंगे वो फ्यूचर में जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फिर वो कितने बचेंगे, कितने नए प्रोजेनीज बनेंगे, कुछ मतलब एक कैलकुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। बट हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से ग्रोथ होगी। फॉर्मूला से तो अपन एक एजम कर सकते हैं। लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इस ग्रोथ के अंदर ना तो पेरेंट्स की डेथ होती है ना प्रोजेनी की डेथ होती है, दोनों सरवाइव करते हैं, अच्छी पेरेंटल केयर हो पाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम अच्छे से एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अभी इतने मेंबर्स हैं तो नेक्स्ट टाइम कितने मिलेंगे, उसके नेक्स्ट टाइम कितने मिलेंगे, और ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होती है। इसलिए जो लॉजिस्टिक
ग्रोथ होती है हम उसके लिए कह सकते हैं इट इज मोर लॉजिकल, इट इज मोर लॉजिकल, ये ज्यादा लॉजिकल है और ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, रियलिस्टिक है, इट इज मोर लॉजिकल और मोर रियलिस्टिक, मोर लॉजिकल एंड मोर रियलिस्टिक टाइप की ग्रोथ है वो हमको देखने को मिलती है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में। तो चलिए अब हम एक बार अनलिमिटेड और लिमिटेड ग्रोथ देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे जैसे ये अनलिमिटेड ग्रोथ है ना, इस अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए फाइनली जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो उसे कहेंगे ग्रोथ कर्व। ग्राफ बनाएंगे कि टाइम के साथ कितने मेंबर्स बढ़े, है ना, तो जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं ग्रोथ कर्व। और एक बात याद रखनी है कि अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ कर्व आता है वो जे शेप्ड आता है, तो हम लिख लेंगे जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व आता है। और जो लिमिटेड ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ग्रोथ के अंदर एस या सिग्मोइड शेप ग्रोथ कर्व आता है, एस या सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो ये हमको दो बातें याद रखनी है इनके बारे में और थोड़ी सी। चलिए अब हम एक एक करके पहले पहले अनलिमिटेड ग्रोथ देखते हैं, उसके बाद में हम लिमिटेड ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो पहले हेडिंग डालो अनलिमिटेड ग्रोथ। हमने ये बोल दिया कि अनलिमिटेड ग्रोथ अकर्स अंडर अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ दो टाइप की होती है और इसमें से हम पहला पढ़ेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। और जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है वो होती है सीजनल ब्रीडर्स के लिए, हमने वो भी लिख लिया, इट इज फॉर सीजनल ब्रीडर्स। देखिए आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पता होगा। जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों में क्या फर्क है आपको पता है? ऑब्वियसली आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। आपको एक बार में बोल दिया गया कि 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेगा, तो अब चाहे आप उस 100 रुपए को कितने भी टाइम के लिए यूज करो, आपका 100 रुपए पर ही ब्याज लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर बार चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है, कि पहले आपको 100 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा तो 10 रुपए ब्याज लगेगा, फिर 10 रुपए ब्याज के प्लस 100 रुपए अपना प्रिंसिपल, और अब टोटल 110 रुपए प्रिंसिपल हो गए, तो 110 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको 11 रुपए ब्याज लगेगा। खैर ये प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल अमाउंट की बात है और ये जो है वो इंटरेस्ट की बात है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। जियोमेट्रिक ग्रोथ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है, इट इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जियोमेट्रिक ग्रोथ इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप एक लाइन लिख लीजिए, इसमें मेंशन करिए, इन दिस ग्रोथ वी कैन चेक द ग्रोथ इन 2 ways, इन 2 ways we can check the growth in 2 ways। नंबर 1 लिखिए पॉपुलेशन साइज ऑफ, पहली टाइप की है पॉपुलेशन साइज ऑफ ओनली फीमेल्स आफ्टर यूनिट टाइम। और दूसरा लिखिए पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल्स, दैट इज ओवरऑल पॉपुलेशन साइज, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज आफ्टर यूनिट टाइम। एक बार मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन एक एक करके बात करेंगे। आप में से अगर किसी को यह चीज नहीं समझ में आ रही तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
अनलिमिटेड ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, उसे अनलिमिटेड ग्रोथ कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जियोमेट्रिक ग्रोथ है, जो सीजन आने पर बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, खाली सीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उनको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहेंगे। दो बातें क्लियर हो गई। अब आपको एक छोटी सी काम करना है। वो छोटा सा काम क्या करना है? जैसे आपको एक बार क्या करना है कि पॉपुलेशन में कितनी फीमेल्स हैं, फिर रिप्रोडक्शन में जो टोटल बच्चे पैदा हुए उनमें से मेल को काउंट नहीं करना है, नए जो बच्चे पैदा हुए उनमें से फीमेल बच्चे कितने हैं उनको काउंट करना है। और आपको हर बार पॉपुलेशन में केवल और केवल फीमेल का ही नंबर कैलकुलेट करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन साइज ऑफ ओनली फीमेल्स आफ्टर यूनिट टाइम। और दूसरी बार आप क्या करोगे? ओवरऑल पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करोगे। ओवरऑल पॉपुलेशन साइज का मतलब आप मेल को भी काउंट करोगे, मेल बच्चों को भी काउंट करोगे, फीमेल बच्चों को भी काउंट करोगे, आप मेल मेंबर को भी काउंट करोगे, फीमेल मेंबर को भी काउंट करोगे, कोई इश्यू नहीं है। चीज समझ में आई आपको? एक बार तो आपको केवल और केवल फीमेल को ही काउंट करना है, दूसरी बार आपको मेल फीमेल दोनों को काउंट करना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं कि खाली फीमेल को ही काउंट करेंगे? हमने ऐसी तो कोई कैलकुलेशन नहीं निकाली जिसमें खाली मेल को काउंट करें। उसके पीछे रीजन है। अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ देखना चाहते हो तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ में फीमेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मेल। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे यहां समझिए, मान लो एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स हैं। मान लो ये दूसरी पॉपुलेशन है, इसमें भी 100 मेंबर्स हैं। दोनों पॉपुलेशन सपोज करो कि बर्ड पॉपुलेशन है या ह्यूमन पॉपुलेशन है, सेम पॉपुलेशन है, मतलब सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन है दोनों। एक केस कंसीडर करिए कि पहली पॉपुलेशन के अंदर 90 मेल्स हैं और केवल 10 फीमेल्स हैं। दूसरी पॉपुलेशन में जैसे सपोज करिए कि 90 फीमेल्स हैं और 10 जो है वो मेल्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है? यहां पे आप नेचर में ऑलमोस्ट किसी की भी पॉपुलेशन देख लो स्पीसीज की, फीमेल्स कम नंबर में एग्स प्रोड्यूस करेगी और उसके कंपैरिजन में मेल्स ज्यादा नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। एक मेल है वो हजारों लाखों स्पर्म प्रोड्यूस करता है और एक फीमेल है वो सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ में फीमेल्स लिमिटिंग फैक्टर होती है। मेल अगर एक भी है तो वो 10 फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन अगर एक ही फीमेल है तो वो एक फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी, बाकी के जो मेल हैं वो ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि नेचर में अभी तक जितनी भी स्पीसीज है, सभी स्पीसीज में फीमेल ही नए बच्चों को बर्थ देती है, इसलिए फीमेल लिमिटिंग फैक्टर है। इसलिए हम फीमेल की पॉपुलेशन साइज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पॉपुलेशन के अंदर खाली 10 फीमेल है, 10 फीमेल के लिए 90 मेल, कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर यहां केवल एक मेल होता तो वो भी सारी की सारी फीमेल्स को फर्टिलाइज कर देता, क्योंकि उसके पास में स्पर्म्स की कमी नहीं होती। दूसरी पॉपुलेशन में देखो 10 मेल है, सफिशिएंट है। अगर ये 10 मेल सभी फीमेल को फर्टिलाइज कर देते हैं तो आप सोचो कि यहां ज्यादा ग्रोथ होगी कि यहां ज्यादा ग्रोथ होगी। जबकि दोनों पॉपुलेशन के अंदर इनिशियल साइज है वो 100 है, तो फीमेल का नंबर ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हम एक बार केवल फीमेल का ही पॉपुलेशन साइज है वो कैलकुलेट करते हैं। आई बात आपको समझ में? तो अब हम वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है? अनलिमिटेड ग्रोथ पढ़नी है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ। उनमें जो केवल सीजन में ग्रोथ करते हैं, उसके बाद में या तो हम केवल फीमेल्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे या हम मेल फीमेल दोनों का नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले
फीमेल्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे आते हैं। आप हेडिंग डालिए, पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल्स, पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल्स। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं फॉर फीमेल्स, और आप पूरा लिखेंगे पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल्स। देखो हमें यहां पर 3 तरीके के डाटा इस्तेमाल करने हैं, तो हम हमारी ये कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। लिखो एक लाइन, फॉर दिस कैलकुलेशन we need 3 factors. Number 1, NT। हमको एक NT चाहिए। ये NT क्या है? T का मतलब टाइम, N का मतलब पॉपुलेशन साइज। तो हमें NT चाहिए। NT क्या है? NT है पॉपुलेशन साइज ऑफ females, population size of females at T time और T generation। T टाइम पर या T जनरेशन पर जो भी पॉपुलेशन की साइज है, फीमेल्स की साइज है वो। दूसरा, हमें दूसरी चीज चाहिए यहां पर R0। R0 क्या होती है? देखो R0 होती है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट इसे कहते हैं शॉर्ट में NRR। अब ये क्या होती है NRR? NRR कैसे निकालते हैं, क्या होती है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बता देता हूं ये होती क्या है। देखो NRR का मतलब होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो कि एक फीमेल है, पॉपुलेशन के अंदर एक फीमेल का बर्थ हुआ, वो फीमेल धीरे धीरे बड़ी होती है। अब वो फीमेल खुद रिप्रोडक्शन करती है, तो वो मेल बच्चा भी पैदा कर सकती है, फीमेल बच्चा भी पैदा कर सकती है। वो एक बार रिप्रोडक्शन करती है, आगे फ्यूचर में मान लो दोबारा रिप्रोडक्शन करती है, तिबारा रिप्रोडक्शन करती है। ऐसे एक फीमेल अपनी लाइफ में जितनी भी बार रिप्रोडक्शन करती है, तो टोटल कितने बच्चे पैदा करेगी? उन बच्चों में से केवल फीमेल बच्चों का नंबर कितना होगा? पॉपुलेशन की एक फीमेल के लिए हमने ये कैलकुलेट किया, ऐसे ही दूसरी फीमेल, तीसरी फीमेल, चौथी फीमेल, ओवरऑल फिर हम एक कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में रिप्रोडक्शन करती है, तो वो ऑन एन एवरेज कितनी नई फीमेल्स उस पॉपुलेशन में ऐड करके मरती है? समझ में आ गई बात? एक फीमेल मान लो 10 बार रिप्रोडक्शन करती है अपनी पूरी लाइफ में, और 10 बार में मान लो वो 30 बच्चे पैदा करती है, तो 30 में से उसने फीमेल कितनी ऐड करी पॉपुलेशन में? ये एक फीमेल का, फिर उसी स्पीसीज की दूसरी फीमेल, तीसरी फीमेल, चौथी फीमेल, पांचवी फीमेल, ऐसे करते करते जितनी भी फीमेल्स हैं, तो एक ऑन एन एवरेज निकल के आता है। उसे कहते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, लिखिए, it is the number of female progenies, produced per female parent in the population पर फीमेल पेरेंट कितना जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ऐड होती है नई फीमेल, पर फीमेल पेरेंट इन द पॉपुलेशन पर जनरेशन। ये भी कर लेना, पर जनरेशन। ऑन एन एवरेज आ जाएगा कि एक बार अगर फीमेल रिप्रोडक्शन करेगी तो इतना जो है वो नई फीमेल्स ऐड करेगी।
अब हमको तीसरा फैक्टर चाहिए यहां पे, उसे कहते हैं NT+1। NT+1 क्या है? NT क्या है? उसमें +1 कर दो, यानी कि पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल्स आफ्टर यूनिट टाइम दैट इज T+1 टाइम। मतलब कि आपको हो सकता है बोल दे कि भाई 1 महीने बाद कितनी फीमेल्स होगी, 2 महीने बाद फीमेल्स कितनी होगी, 4 महीने बाद कितनी होगी, जो भी आपको यूनिट टाइम देंगे तो उस यूनिट टाइम के बाद कितनी फीमेल्स होगी, और ये हमको कैलकुलेट करना होता है। बहुत साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सा हमको यहां पे काम करना है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखना। मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपसे कि एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर स्टार्टिंग में 100 फीमेल्स है। यहां मेल कितने हैं हमको बिल्कुल भी पता नहीं करना, मेल हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या काउंट कर रहे हैं? अभी हम काउंट कर रहे हैं ओनली एंड ओनली फीमेल्स को। तो हमने ये कहा कि यहां पर 100 फीमेल्स है, तो इसमें NT कितना आ गया? ये आ गया 100। अब यहां पर R0 की वैल्यू क्या है? यहां की 100 फीमेल में से हर फीमेल अगर अपनी पूरी लाइफ तक जिंदा रहती है तो वो और कितनी नई फीमेल ऐड करती है? मान लो कि एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में 1.5 नई फीमेल ऐड करती है इस पॉपुलेशन में, R0 की वैल्यू है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ NT+1 कितना है, यूनिट टाइम बाद में यहां कितनी फीमेल्स होंगी। चीज समझ में आई आपको? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर एक फीमेल 1.5 नई फीमेल ऐड करती है तो 100 फीमेल्स कितनी ऐड करेंगी? बस यही करना है आपको। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? NT+1 इक्वल्स टू, अगर एक फीमेल इतनी नई फीमेल ऐड करती है तो 100 फीमेल्स कितनी नई फीमेल ऐड करेगी? ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कितना इजी है, समझ में आया आपको कि इस कैलकुलेशन से एक फीमेल 1.5 नई फीमेल ऐड करती है तो 100 फीमेल्स कितनी ऐड करेगी? तो आफ्टर टी टाइम पॉपुलेशन साइज क्या होगी फीमेल की? ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको R0 कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप लिखोगे NT+1 और इस NT को इधर भेज दो NT। ये आप कर लेना जरूरत पड़े तो। अगर आपको NT कैलकुलेट करना पड़ जाए तो NT+1 डिवाइडेड बाई R0 कर लेना। सारा का सारा खेल बस इतने से छोटे फॉर्मूला का है, और ये फॉर्मूला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों वाली सी बात है। एक फीमेल 1.5 नई फीमेल ऐड करती है तो 100 फीमेल है, वो कितनी फीमेल ऐड करेगी? चलो बताओ करके कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन आप करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम बात करेंगे। यहां पे आपसे कहा गया कि किसी पॉपुलेशन में इनिशियल नंबर है वो है 100, ठीक है। इस पॉपुलेशन में R0 है वो है 1.5, ठीक है। और अब आपको कैलकुलेट करना है कि NT+1 कितना है, NT+2 कितना है और NT+3 कितना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तीसरी जनरेशन तक आपको कैलकुलेशंस यहां पे करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करेंगे ये कैलकुलेशंस सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल NT+1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? NT+1 इक्वल्स टू R0NT, ठीक। अगर ये NT+1 आपने कैलकुलेट किया 1.5 इंटू 100 तो ये आ गया आपका 150, ठीक है। ये तो हो गया NT+1।
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, NT+2। तो आप NT+2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? NT+2 के लिए R0 तो वही रह जाएगा, लेकिन इस बार फीमेल की साइज है वो बढ़ गई है। मैंने बोला था ना आपको कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, कि आपको पहली बार 100 रुपए पे ब्याज लगेगा, दूसरी बार 110 पे लगेगा, तीसरी बार 121 पे लगेगा। इस तरीके से ब्याज बढ़ता जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हमेशा इस बार NT की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर हम NT+2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, R तो देखो कांस्टेंट है, तो ये तो 1.5 है, वो 1.5 ही रहेगा। R इज ए कांस्टेंट, तो ये तो इतना का इतना ही रहने वाला है। लेकिन अब हमारे लिए यहां पर क्या होगा, हमारे लिए यहां पर NT+1 है, वो नेक्स्ट टाइम NT की तरह काम करेगा। अभी इतनी फीमेल्स मिलके कितनी फीमेल ऐड करेगी, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आ गया 225। अगर आपको कैलकुलेट करना है NT+3, तो इस बार R की तो वैल्यू वही रहेगी, R0 की, लेकिन अब ब्याज इस पे लगेगा, यानी कि 225 है, वो आपको फीमेल्स का नंबर कैलकुलेट करके देगी, तो 337.5 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया हमने? पहले NT+1 कैलकुलेट किया, वो सीधा सिंपल था, लेकिन अब जो नई फीमेल की पॉपुलेशन साइज है वही तो रिप्रोडक्शन करेगी। तो इस बार इतनी फीमेल्स हैं, उनको बेस मान के आगे करना है। फिर इतनी नई फीमेल्स हो गई, अगर आपको NT+4 कैलकुलेट करना हो तो अब आपको नेक्स्ट टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया ये? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो। हमको NT+3 कैलकुलेट करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने है, आपने क्या किया, NT+3 तक पहुंचने के लिए 1.5 को 3 टाइम्स यूज किया। इसमें 1.5 को इस्तेमाल किया, यहां 1.5 को इस्तेमाल किया, यहां 1.5 को इस्तेमाल किया, यानी कि आपने NT+3 तक पहुंचने के लिए 1.5 को 3 बार इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसको सबसे इनिशियल से नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सीधा रिजल्ट 337.5 आ जाएगा। यह है शॉर्टकट। शॉर्टकट इन द सेंस कि यदि आपको सीधा NT+3 कैलकुलेट करना है तो ये 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपको NT+ में जितनी भी नंबर है, जैसे NT+n है, मान लो n टाइम के बाद या n जनरेशन के बाद कैलकुलेशन करनी है, तो आप सोचो कि n टाइम्स आपको वो r की वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप r को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां हमने 3 टाइम्स किया है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे स्टार्टिंग की पॉपुलेशन साइज है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यह हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको उतारो। तो जब कभी भी आपको NT+n टाइम्स, अब मैं आपसे यह कहूं कि मान लीजिए कि NT की वैल्यू है वो आपकी 500 है, R0 की वैल्यू है वो मान लीजिए 1.5 है, तो बताओ NT+4 की वैल्यू कितनी होगी? अब कैलकुलेशन करो और बताओ। अब एक काम और करना, यदि आप सच में सीखना चाहते हो तो आप मुझे इसमें NT+1 क्या होगा वो बताना, NT+2 क्या होगा वो भी बताना, NT+3 क्या होगा वो भी बताना, और सीधा का सीधा NT+4 भी कैलकुलेट कैसे करोगे वो बताना। सारी चीजें मैंने आपको यहां सिखा दी है। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम के अंदर यही सवाल, कितना इजी सा सवाल है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, एकदम से सीधी सी कैलकुलेशन है, यही सवाल आपको कुछ घुमा के दे देंगे। जैसे आपको कहा जाएगा इफ
एन टी इक्वल्स टू मान लीजिए 160, एन टी प्लस 1 इक्वल्स टू 200, देन कैलकुलेट एन टी प्लस 3, एन टी प्लस 3 क्या होगा वो कैलकुलेट करो। यहां आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, एन टी कितना है दे दिया इनिशियल, एन टी प्लस 1 कितना है दे दिया, और आपसे पूछा है एन टी प्लस 3। कैसे डील करोगे इसको? अब पहले तो आप दिमाग लगाओ कि आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं दिया जो तो हमको चाहिए ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए। यहां आपको R0 नहीं दिया, आपको R0 से तो मल्टीप्लाई करना ही है फॉर्मूला में, R0 नहीं दिया, तो पहले R0 कैलकुलेट करो। अगर आपको याद हो हमने लिखा था एन टी प्लस 1 इक्वल्स टू R0 एन टी, ये फॉर्मूला था हमारा सबसे पहला। इसमें से R0 निकालने का तरीका मैंने बताया था एन टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन टी, इसको यहां भेज दो, बताया था ना। तो इस फॉर्मूला से पहले यहां R0 निकालो, क्या होगा एन टी प्लस 1 200 200 डिवाइडेड बाई एन टी 160 मल्टी, अच्छा ये आ गया। अब पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कितना आएगा 1.25, 1.25, यहां R0 की वैल्यू 1.25 आ गई है। अब आप मुझे बताओ एन टी प्लस 3 कितना होगा, शॉर्टकट में फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, ठीक है, और कमेंट करके बता देना, ये इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नाउ ये तो हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर ओनली फीमेल की पॉपुलेशन साइज। अब हम बात करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन साइज की। दूसरी लिखिए पॉपुलेशन साइज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, दैट इज ओवरऑल पॉपुलेशन साइज, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज। इसमें आपको फीमेल मेल सब ऐड करना है। ये कैलकुलेशन कोई नई कैलकुलेशन नहीं है, जो हमने काम अभी फीमेल्स की कैलकुलेशन करने में किया था, केवल फीमेल को कैलकुलेट करने में किया था, अब हमें वही काम दोनों के लिए करना है। इसका मतलब अब जब एक फीमेल बच्चे पैदा करेगी तो हम काउंटिंग के अंदर मेल्स को भी शामिल करेंगे और काउंटिंग के अंदर फीमेल्स को भी शामिल करेंगे। हमने पिछली बार क्या किया था कि एक फीमेल ने मान लो 5 बच्चे पैदा किए और 5 में से 4 मेल हैं, एक ही फीमेल है, तो हमने 4 को हटा दिया था कि भाई इन 4 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन इस बार हम सबको काउंट करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बस खाली तरीका, मतलब कि खाली बोलने का तरीका चेंज हुआ है, प्रोसेस सेम टू सेम है। अब हमें इसके लिए भी वी नीड 3 थिंग्स। नंबर 1 एंटी, वही एंटी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इनिशियल पॉपुलेशन साइज का मतलब बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों की पॉपुलेशन साइज क्या है वो। दूसरा, हमने वहां R0 कैलकुलेट किया था ना, यहां लैम्डा बोल देंगे। R0 है, उसमें तो एक फीमेल नई कितनी फीमेल ऐड करती है वो था। लैम्डा का मतलब है एक फीमेल नए कितने प्रोजेनी ऐड करती है, ना तो मेल बोला मैंने ना फीमेल बोला। इसलिए लैम्डा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कहते हैं फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं इसको। इसको कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन, रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन, इसको रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कि इट इज ऑफन गिवन इन, इट इज ऑफन गिवन एज परसेंटेज ग्रोथ रेट,
इसको ज्यादातर परसेंटेज ग्रोथ रेट की फॉर्म में दिया जाता है। अब बाकी तीसरा फैक्टर वही है कि NT+1 टाइम पर कितनी पॉपुलेशन साइज है। तो पॉपुलेशन साइज आफ्टर यूनिट टाइम बाद में कितनी पॉपुलेशन साइज है। यहां पर भी वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। देखो वही का वही फॉर्मूला है, NT+1 इक्वल्स टू लैम्डा NT। वहां R0 NT था, यहां लैम्डा NT। वहां R0 कैसे कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा यहां पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको सीधे बोल दे कि भाई बताओ चौथी जनरेशन बाद में क्या होगा, तो NT+N, तो लैम्डा की मार्क लगाओ N एंड देन NT। ये हो गया हमारे पास में एक ओवरऑल पॉपुलेशन साइज के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब हम इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देखिए। जैसे एक सवाल समझते हैं, एकदम वैसा का वैसा ही काम करना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर एक बार देख लेना कि उसने क्या बोला। उसने ये बोला है क्या कि कैलकुलेट द फीमेल साइज आफ्टर T टाइम, आफ्टर N टाइम, मतलब फीमेल साइज, या कैलकुलेट द ओवरऑल फीमेल साइज। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में NT की वैल्यू है 100, इस पॉपुलेशन में लैम्डा की वैल्यू है 1.5। बताओ इस पॉपुलेशन में NT+1 कितना होगा। अभी अभी कैलकुलेट किया था, तो NT+1 बराबर लैम्डा NT करना है। लैम्डा की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है और 100 दे रखी है, तो 150 आ जाएगा। ये 150 क्या है, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज बोलेंगे अभी इसको हम ये कहेंगे कि ये ओवरऑल पॉपुलेशन साइज है, इसमें मेल्स भी है, इसमें फीमेल्स भी है। आपको एक चीज और बताता हूं मैं, कभी कभी यहां पर क्या करते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सिंपल सा सवाल दे देंगे। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि ए पॉपुलेशन ग्रोज at the rate of, a population grows at the rate of 5% per year, at the rate of 5% per year. Calculate the population size after 5 years. आपको ये बोल दिया कि एक पॉपुलेशन है वो 5% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ करती है, तो बताओ कि 5 साल बाद में कितनी पॉपुलेशन साइज होगी। अब आपको क्या करना है, इस तरीके के सवाल को देख के एक तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद यहां पर देखो, आपको फॉर्मूला में क्या पूछा है कि 5 साल बाद पॉपुलेशन की साइज क्या होगी। 5 साल है ना, तो मतलब 5 यूनिट टाइम्स हो गए। तो इसके लिए आपको पता है कि भाई लैम्डा की पावर 5 लगानी है और उसको NT से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज तो ये है, हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारा, NT+5 इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 5 NT। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन इस पूरे सवाल के अंदर हमको ना तो NT दे रखा है, ना हमको लैम्डा दे रखा है, तो हम कैलकुलेशन करें कैसे। समझ में आया, प्रॉब्लम यही है यहां पे, ना तो NT दे रखा ना लैम्डा दे रखा, तो हम NT+5 कैसे निकालेंगे। यहां एक्चुअली सब कुछ दे रखा है। इन्होंने क्या कहा कि ये पॉपुलेशन 5% पर ईयर ग्रोथ करती है, यानी एक साल में 5% बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, NT की वैल्यू लेनी है 100। NT 100 है। अगर NT 100 है तो एक साल बाद में कितना होगा, NT+1। 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है, 5।
तो NT कितना आ जाएगा 105। समझ में आया कैसे आया 105? इनिशियल पॉपुलेशन साइज दे नहीं रखी है, लेकिन ये कहा है कि ये पॉपुलेशन 5% पर ईयर बढ़ती है, तो यहां 5% है, तो हमको इनिशियल साइज फिर 100 ही मान लेनी है कि 100 मेंबर्स पर 5 मेंबर्स बढ़ जाते हैं, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए एक साल बाद 105। अब आपको ये फॉर्मूला से लैम्डा कैलकुलेट करनी है। अभी अभी मैंने लिखा लैम्डा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, NT+1 डिवाइडेड बाई NT। ये फॉर्मूला है लैम्डा कैलकुलेट करने का। करो लैम्डा कैलकुलेट, 105 डिवाइडेड बाई 100 और ये करोगे तो 1.05। ये लो, आपके पास में लैम्डा की वैल्यू भी आ गई और NT आपको वो मानना है, जब कुछ नहीं दे रखा तो 100 मान के काम करना है। तो अब आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे कमेंट करके, NT+5 इक्वल्स टू 1.05 की पावर 5 और NT कितना लेना है आपको 100। ये कैलकुलेशन से आपका जो भी आंसर आएगा वही आंसर फाइनल माना जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में अनलिमिटेड ग्रोथ में जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जियोमेट्रिक ग्रोथ में भी ओनली फीमेल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ओवरऑल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट कैसे निकालते हैं वो चीज़ बाद में समझ में आएगी, क्योंकि वो अभी समझने लायक नहीं है, उसके लिए अलग से पूरा प्रोसीजर है। लाइफ टेबल बनती है, मैं आपको वो लाइफ टेबल बनाना सिखाऊंगा, उससे कैसे सवाल आते हैं वो करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पुराने बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, वो सवाल को सॉल्व कीजिए, फिर भी कोई डाउट आए तो आप डाउट पूछिए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी। थैंक यू।